तो तुम लोग अपना कैलकुलेटर वगैरह साथ में रखो और कैलकुलेशन कर करके मुझे दिखाते जाओ। जहाँ कोई डाउट हो तो वो डाउट मुझसे पूछ लेना, है ना। सो अभी तक जितने क्लास हुए इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बिकॉज म्यूचुअल कन्वर्सेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक सिर्फ मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, और मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, तुम सॉल्व कर रहे हो। जब तुम पढ़ते जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ तो डाउट आनी चाहिए दिमाग में। हाँ, जब डाउट आना शुरू होता है तब लगता है कि भाई हाँ यस, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। तो अभी तक कुछ लेवल पे या तो तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, है ना, या सिर्फ तुम असाइनमेंट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। कोई एक आध क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो अदर देन क्लास कब खुलेगी या ऑफलाइन क्लास कब होगा, उसके अलावा रिलेटेड टू क्वांटम फिजिक्स? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए आज हम लोग ओवरव्यू करने के लिए थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का हेल्प ले लेते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बाद फिर हमारे पास मैटर वेव का कंसेप्ट आया, जिस मैटर वेव में भी हमने जो मूविंग मैटर है उसमें वेव और पार्टिकल का कंसेप्ट लिए। सो दैट मैटर वेव इज द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग बॉडी, एंड उसका वेवलेंथ जिसको हम लोग डी ब्रोगलीस वेवलेंथ कहते हैं, दैट डी ब्रोगलीस वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h upon mv। फिर mv इज मोमेंटम, और इसको हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट करते हुए डिफरेंट फार्मूला हमारे पास था। छोटे मोटे डेली लाइफ का हम एग्जांपल्स लेकर के कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश किए थे। देन हमने उस मटेरियल उस मैटर वेव की प्रॉपर्टीज को सर्च करने की कोशिश की कि उस मैटर वेव में और क्या क्या हो सकता है। तो एक पहली बात आई फिर वेलोसिटी का। तो हमारे पास आया था कंसेप्ट ऑफ फेस वेलोसिटी, जो कि लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा था। फिर हमने वेव पैकेट का कंसेप्ट लिया और उसका वेलोसिटी कैलकुलेट किया, दैट वाज known as group velocity. So that group velocity is actually the differentiation of omega with respect to k, d omega by dk. Group velocity को हमने v के बराबर प्रूव किया, where that v is that motion of that big body, that body under so many particles are there. Or wave packet is actually the combination of a packet of waves having different wavelengths but the same velocity. And देन उस वेव पैकेट के अंतर्गत हम पार्टिकल्स को ढूंढने की कोशिश किए, और उस पार्टिकल को सर्च करते हुए लोकेट करते हुए हमारे पास एक कंसेप्ट आया, द कंसेप्ट ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एनी एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली एज वेल एज प्रिसाइसली और एक्यूरेटली। किसी भी सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स का मोमेंटम और पोजीशन, ये दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर करना संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। अगर हम एक साथ मेजर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम अनसर्टेनिटीज और एरर्स, और वो जो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है या मिनिमम एरर कितना हो सकता है वो हम लोगों ने लेने की कोशिश किया था, दैट इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेशंस। सो वी हैव थ्री सेट्स ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेशन। One was delta x multiplied by delta p, which is greater than h cross by 2. Second was delta t multiplied by delta e, it is greater than equivalent to h cross by 2. And then in terms of angular position and angular momentum, delta theta multiplied by delta j, it is greater than or equivalent to h cross by 2. All these quantities are complex conjugate quantities, क्योंकि जो इसका जो राइट हैंड साइड है वो रियल नंबर आ रहा है, so these are the conjugate quantities. और हाँ, इसके लिए फिर कैलकुलेशन में हमने एक दो छोटे छोटे इसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिए थे। सो ये तुम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। और इन बिटवीन वी हैव दैट द कांसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन आल्सो, दैट वेव फंक्शन साई इट इज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। और ये वेव फंक्शन साई के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लेकर हम अभी वेव फंक्शन साई पे और डिटेल नहीं किए, और मैंने कहा था कि इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर हम आगे यूज करेंगे। सो दैट वेव फंक्शन साई ये कॉम्प्लेक्स है, जो कि इंडिविजुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस इसके मार्फत इसके जरिए से हम लोग दे नहीं सकते, लेकिन जब इसको हम रियल में कन्वर्ट करते हैं, means when we take it is in form of psi square or the mod of psi square, this mod of psi square is a real quantity which is known as probability density. And this probability density actually gives the probability of existence of any particle at any position as well as at any time t. तो किसी समय पर किसी समय t पर किसी पार्टिकल की पोजीशन की या किसी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी ये psi स्क्वायर के जोड़े से बता सकते हैं। ओके, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, और इस पर तुम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है इन असाइनमेंट पे, ईमानदारी से लिखा है ना। कुछ लोग अभी थोड़ा सा कमजोर है, और
लेकिन फिर भी उनको और मेहनत करनी चाहिए और असाइनमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए। जैसे इन दिस वीक डीआरपी अपडेट हो जाएगा, फिर तुम्हारा अटेंडेंस तुम्हारे असाइनमेंट के बेसिस पे ही चढ़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर बाय द वे किसी के असाइनमेंट इनकम्प्लीट है तो इन दिस वीक भीड़-भाड़ करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। और उसमें दिखनी चाहिए कि तुम्हें ग्रेविटी कितनी है, तुमने कितनी ईमानदारी से वो चीज़ किया है। सो वैल्यूएशन जो है वो शायद मैं 1-2 दिन में पूरा करते चला जाऊंगा और अटेंडेंस अपडेट कर दूंगा। ओके, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लिखते जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूंगा और तुम उस पर फिर अपना कैलकुलेशन करके मुझे डाटा दे देना। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a proton is moving with a speed of speed of 2 into 10 power 8 2 into 10 power 8 meter per second. Find the wavelength of the matter wave. Sir. The matter wave associated with it. So this is a simple problem. A proton, it is moving with the speed of 2 into 10 to the power 8 meter per second. नोट कर लिए? क्वेश्चन पहले नोट कर लो। A proton is moving with a speed of 2 into 10 to the power meter per second. Find the wavelength of the matter wave associated with it. हमें wavelength calculate करना है. The answer of this wavelength that obviously will be in angstrom. So wavelength को हमें angstrom में measure करनी है। तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे इसमें? डी ब्रोगलीस रिलेशन यूज कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली डी ब्रोगलीस रिलेशन यूज करोगे क्योंकि मैटर वेव है। अब डी ब्रोगलीस रिलेशन में भी हमारे पास 2-3 हमने उसका पार्ट मेंशन करके रखा हुआ था, है ना? सर तो यहाँ पर mv, हाँ, ये डायरेक्टली यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू h/mv तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये चार्ज पार्टिकल जरूर है, लेकिन इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि इस चार्ज पार्टिकल को हम किसी पोटेंशियल पे नहीं ले जा रहे, क्योंकि हमारे पास चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड एक फार्मूला ये भी था, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mqv। ये रिलेशन जो लोगों ने चार्ज पार्टिकल के लिए यूज किया था, यहाँ पर मैंने लिखा था कि वन चार्ज पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस v, देन द काइनेटिक एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू qv। तो जो फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me, इसमें qp मैंने पुट कर दिया था और ये रिलेशन मैंने लाया था। लेकिन इस फार्मूला को यहाँ यूज नहीं कर सकते, हालांकि चार्ज हमारे पास है, प्रोटॉन है करके, लेकिन पोटेंशियल वैल्यू नहीं दिया गया है। तो पोटेंशियल नहीं दिया मींस वी डोंट हैव टू यूज दिस, हमें इसको यूज नहीं करनी चाहिए। देन डायरेक्टली वी हैव टू यूज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 27 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। h की वैल्यू तो हम लोग जानते ही हो, h is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, and वेलोसिटी यहाँ पे मेंशन है। चलिए निकालिए जल्दी से। तो थोड़ा सिस्टमैटिक उसको मैथमेटिक्स बनाने का तरीका तुम जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी से लिखना है। हाँ, प्रॉब्लम अच्छे से करना है, फिर डाटा दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, उसके बाद फार्मूला में उसको पुट करना, और पुट करने के बाद फिर उसको सॉल्व करके मुझे उसका आंसर देना, है ना? बाकी लोगों को भी थोड़ा टाइम दे देते हैं आंसर क्लियर करने से पहले। हाँ, अभी डायरेक्ट आंसर को ये करूंगा, फिर बाकी फिर उसको कॉपी करना शुरू करने का इतना आंसर आता है, क्योंकि कुछ लोग आंसर ले आते हैं, कुछ लोगों से आंसर आता है। आंसर ले आना और आंसर आना दो अलग चीजें होती है ना? हम लोगों का जो मैथमेटिक्स करने का जो प्रैक्टिस है ना, पता नहीं ऐसा कैसे है कि जब कभी भी कोई
प्रॉब्लम दिया जाता है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सबसे पहले हम आंसर देखते हैं। ये जो टेंडेंसी है आंसर देखने का, तो आंसर देखने के बाद फिर एन किन प्रकार हम उस आंसर तक पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं आंसर लाना, ये आंसर आना नहीं, है ना। आंसर कब आता है? जब आपने पीछे आंसर नहीं देखा, प्रॉब्लम आपने देखा, उसमें अपना दिमाग लगाया, फार्मूला लगाया, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद आउटपुट आया, आउटपुट आने के बाद उसको तुम कंपेयर करते हो आंसर के साथ, और अगर वो मैच होता है तो इसको कहा जाता है ये आंसर आया है ना। तो आंसर लाना और आंसर आना दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये हैबिट डालिए, वो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम लीजिए, अनसॉल्व प्रॉब्लम लेने के बाद फिर उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आंसर को जो गिवन आंसर है उसके साथ मैच करिए, और अगर बाय द वे आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करिए। अगर बाय द वे तुमसे ऑटोमेटिकली आंसर आने लगा, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, एंड योर कैलकुलेशन पावर इज आल्सो गुड, योर मैथमेटिक्स इज आल्सो गुड, तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। चलिए, अब मेरे ख्याल से टाइम इज ओवर। इसका आंसर बता सकते हो? कौन बताएगा भाई? सर 2.07 into 10 to the power minus 15 आ रहा है। चलिए, एक जने ने आंसर दिया है -15 इन एंगस्ट्रॉम। सर -30 -5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। -5 इन एंगस्ट्रॉम। यस सर। कितना आ रहा है? दैट इज इक्वल टू 2.07 07 into 10 to the power 10 to minus the power -5 angstrom. 10⁻⁵ एंगस्ट्रॉम। बाकी लोग वेरीफाई करो भाई। सर मेरा -7 आ रहा है, 10 to the power -7। 10⁻7 आ रहा है? नो सर, -5 है सर। -5 है। भाई तेरा सही है। -5 ही है सर। सर -5 आ रहा है, बट 1.9 आ रहा है मेरे। 1.9 मेरा भी 1.9 मेरा 1.9 1.9 आ रहा है, 1.9 into 10⁻⁵ एंगस्ट्रॉम। तो 1.9 आ रहा है, लेकिन 1.98। यस सर। 1.98। यस सर। मैक्सिमम लोगों से 1.98 आ रहा है मेरे ख्याल से। सो Yes, sir. दिस आंसर इज यस ओके। सर 1.98 है। हाँ, तो इसमें देखो, जिसने 2.07 लाया उसने कहीं पे मिस्टेक किया है ना। वेरीफाई हाँ द सॉल्यूशन, चेक करिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। सर हम्म सर अगर असाइनमेंट अगर पीडीएफ में सबमिट नहीं हो रहा है तो फोटोज भी डाल सकते ना? हाँ, व्हाई नॉट, मुझे दिख जाना चाहिए बस। उसमें क्या, पीडीएफ में क्यों सबमिट नहीं हो रहा है? पीडीएफ से गुड कॉम्पैक्ट फाइल, और सबका तो पीडीएफ में सबमिट हो रहा है मेरे ख्याल से। पता नहीं सर, वो बलवंत का पीडीएफ में सबमिट नहीं हो रहा था इसलिए वो डाल नहीं पाया। चलिए ठीक है, ट्राई करिए, है ना। जिस फॉर्मेट में तुम देख सकते हो, मुझे गूगल क्लास में वो दिख जानी चाहिए, नो प्रॉब्लम। सर मेरे साथ गेम हो गया सर कल। क्या हो गया? क्या हो गया? सर 12 बजे तक का टाइम मिला था असाइनमेंट सबमिट करने का, मैं उससे पहले किया तब भी डन लेट दिखा रहा है। ऐसा? हाँ चलिए, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, स्क्रीनशॉट उससे भी कोई लेके प्रॉब्लम रखो नहीं। सर। ओके ओके, वेरी गुड। हो गया सभी से? सर कोई एक बचा बार है आप किसी सॉल्व का? कर दोगे? सर एक बार आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि मेरा 10 to the power -7 है। 10⁻7 कैसे आ रहा होगा? सर 1.98 आ रहा है सर, यही। यही आ रहा है ना? Yes, sir. 1.98 into 10 to 10⁻7 the कैसे power आ रहा है? तुमने कहाँ पे मिस्टेक किया? दिस इज -27, दिस इज -34 एंड दिस इज 8। हाँ, सर शायद वो सर -34 और सॉरी -27 को कर दिया होगा, और वो 8 को नहीं किया होगा, इसलिए उसका -7 आ रहा है। अगर वो 8 को भी माइनस कर देगा ना ऊपर जाके, तो उसका 15 आ जाएगा। ये हाँ, ये सर तीनों आ जो गया, है 5 आ गया सर, आ गया सर, 5 आ गया ना। हाँ, गुड गुड गलत गुड। हो गया था थोड़ा सा। वही चीज तो तुमको वेरीफाई करना है। हाँ। चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। यस सर। ये हो गया सबसे? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Yes, sir. सेकंड। At what velocity the
de Broglie wavelength of the Broglie wavelength of alpha particle is equal to the wavelength of 1 keV kilo electron volt X-ray photon. So the energy of X-ray it is given. So 1 kilowatt, 1 kilo volt X-ray photons given mass of alpha particle is 4 times the mass of proton. At what velocity de Broglie's wavelength of alpha particle it is equal to the wavelength of 1 kilowatt 1 kilo electron volt X-ray photon and given is the mass of alpha particle is 4 times the mass of proton. चलिए सोचिए and try करिए फिर. लिखिए क्वेश्चन. At what velocity the de Broglie's wavelength of alpha particle is equal to the wavelength of 1 kilo electron volt of X-ray photon? The given mass of alpha particle is 4 times the mass of proton. सर ये 1 किलोवाट एक्सरे फोटॉन का वेवलेंथ कैसे निकालें? 1 kilo electron volt, not kilowatt. 1 kilo electron volt. ओह सॉरी. है ना, एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता है एंड यू नो द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच. क्योंकि सबसे पहला ये रहता है कि तुमको लिस्ट आउट करनी है कि क्या क्या दिया हुआ है. साथ ही साथ जो दिया हुआ है उसको सेम यूनिट में लिखना जरूरी है. जब कभी हम कैलकुलेशन करते हैं ओके फाइनल आंसर हम हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमें सारे जो फिजिकल पैरामीटर दिया रहते हैं वो सारे फिजिकल पैरामीटर को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है. तो पहले की एनर्जी को तुम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करोगे. ओके तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 into 10 power minus 19 जूल. यस, सो 1.6 into 10 minus 19 जूल. और उसको फिर तुम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दोगे. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10⁻⁶. किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³. सो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻16.
-19 से उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, इतनी एनर्जी है। ज्यादा लंबा हो रहा है क्या? यस सर, एनर्जी के बाद वेवलेंथ कैसे निकालेंगे नहीं पता। चलिए मैं थोड़ा सा इस प्रकार की प्रॉब्लम को थोड़ा हिंट दे दूं, तुम्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे करना चाहिए। सर थोड़ा समझा दो, समझ नहीं आ रहा। हाँ, यस 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 यस, आई एम ट्राइंग। एक्चुअली क्या होता है कि तुम लोग का जो कैलकुलेशन मेथड है, फिर से मैं वही तुम्हारे ड्रॉबैक बता रहा हूँ जो मैंने अभी तक फील किया, महसूस किया स्टूडेंट लोगों के साथ। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, हर स्टेप में उसको कैलकुलेट करने के बजाय फाइनल स्टेज में फाइनल कैलकुलेशन करना चाहिए, जो पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले तुम लोग क्या करोगे, पहले तुम निकालोगे इसका वेवलेंथ, हमारे मेथड से 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो एक्सरे का वेवलेंथ निकालोगे, और उस वेवलेंथ को फिर फोटॉन के लिए अल्फा पार्टिकल के लिए यूज करते हुए आगे कैलकुलेट करोगे। हिंट सिर्फ इतना है कि फर्स्ट दैट एनर्जी E is equal to h nu, फोटॉनिक एनर्जी एक्सरे है, एक्सरे फोटॉन है, so this is that relation, so E is equal to h nu and this is equal to hc by lambda, this is energy, so lambda it is equal to hc by E, this is equation number first। अब यहाँ तुम वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करते मत बैठे रहना, क्योंकि यहाँ पर फिर कैलकुलेशन करोगे उसको एंगस्ट्रॉम में लाओगे, टाइम वेस्ट होगा। दूसरा सेकंड पार्ट भी है, जो हमें कैलकुलेट करना है दैट मोमेंटम that lambda is equal to hmv। अगेन प्रोटॉन में हमने कोई पोटेंशियल जैसी कोई बात नहीं कि अल्फा पार्टिकल में वेलोसिटी की बात है, हमें ये कैलकुलेट करनी है। सो लैम्डा इज इक्वल टू h upon mv, m की वैल्यू दिया हुआ है, दिस मास इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन विद दैट, दिस इज फॉर एक्स-रे, ये एक्स-रे के लिए है, ये एक्स-रे के लिए है, एंड दिस इज फॉर फोटॉन, ये सॉरी अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल के लिए होगा। डिफरेंस ये है कि इस लैम्डा को इस लैम्डा से कंपेयर करना है, दिस इज अल्फा एक्स एंड दिस इज लैम्डा अल्फा, दिया गया है, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, देन वी कैन जस्ट राइट hc by E it is equal to h upon mv। हो गया। इसके बाद इसको v के लिए सो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एट व्हाट वेलोसिटी, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट दिस वेलोसिटी। सो ये बड़ा जो मेजर जिसमें कैलकुलेशन में दो बार जो इस्तेमाल में आना था वो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, एंड इसको v के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए। सो v इज इक्वल टू e बाई कितना हो जाएगा, e by mc, is it? E is given as equal to 1 kilo electron volt, that is equal to 1.6 into 10 power minus 16 joule। Mass is given as mass of alpha particle, this is given as 4 times the mass of proton, and this is 1.67 into 10 power minus 27 kg। और क्या बच गया, c, you know the speed of light, c is equal to 3 into 10 power 8 meter per second। Now put this value here and find the velocity। Is it clear? Yes sir। यस सर। सर सर असाइनमेंट को थोड़ा सा कम कर दोगे क्या सर? चलेगा, मैं तो पहले तुम लोग को कहा था कि भाई तुम लोग असाइनमेंट अगर ज्यादा हो रहा है तो बताओ, उसको दो करने के बजाय अपन सिंगल असाइनमेंट कराएंगे ताकि हमारा अटेंडेंस उसमें पुख्ता होते जाए।
हाँ सर, सिंगल कर दो सर, एक दिन में दो ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, एक दिन में दो। नहीं, कल का जो वो दो जो होने का जो एक दिन का बीच का और असाइनमेंट मिस हो गया था, इसलिए एक दिन का डबल हो गया था, है ना। अगर सिंगल असाइनमेंट सर में बीच में दो एक पर्सन बार जो दे देना दीजिए, उसको एक सिंगल क्वेश्चन एक साथ पर्सन। दे दीजिएगा। हाँ, कहीं पर बर्डन नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथली फिजिक्स स्मूथली पढ़ो, पढ़ाओ तो मजा आता है ना। और जब तुम सर पढ़ना शुरू करोगे, कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होते जाएगा, क्वेश्चन जब राइज होने लगेंगे, तब फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। हाँ। सर 1 वीक में एक बार दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन कम से कम 9-10 हो, ऐसा चल जाएगा। अच्छा, एक बार में वो फिर वो ज्यादा बर्डन नहीं हो जाएगा एक बार में, तो जिसका तो सर छूट गया पूरा पूरा छूट जाएगा। चार पांच संडे क्वेश्चन रहता है दे तो उसमें दीजिए। कर लेंगे सर, संडे में बन जाएगा। यस सर, फ्राइडे दे दीजिएगा, सैटरडे संडे का ब्रेक में मंडे ले लीजिए। ऐसा तो चलिए, फिर वैसे ही करते हैं। ठीक, डन। फ्राइडे दे नोट सर। दीजिएगा, सैटरडे संडे में कंप्लीट होके मंडे तक जमा हो जाएगा। चलिए, सर एक तो एक क्वेश्चन वाला ही सही है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा था कि पर डे कम से कम एक क्वेश्चन दें, तो जहां तक वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारा अटेंडेंस साथ साथ होता चला जाएगा। अदरवाइज सर मुझे और फिर कहीं पर रिवीजन भी किसी हो को, जाता है। सर हाँ हाँ, उसमें रिजर्व होता डेली चला टेंशन जाएगा। रहता है कि कंप्लीट करना है। ये अच्छी बात है। कम से कम उस बहाने उसको उल्टाओगे पुल्टाओगे तो, अदरवाइज क्लास करने के बाद फिर तुम गायब हो जाओगे, बोले चल हो गया, टेंशन फ्री, क्लास इज ओवर, ऐसा नहीं। तो डेली कम से कम एक क्वेश्चन डेली दूंगा। हाँ, एक सप्ताह में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज्यादा देख नहीं लो कर सर, सकते। आपको जैसा करना है कर लो। नहीं, मुझे जैसे करना है वैसे नहीं करना है। सर क्लासेस और ही वाला एक दिन ब्रेक पढ़ना ही रहने तुमको है। दो। हाँ, सर पर डे फ्राइडे वाला बस सही थोड़ा है कम सर, कर देना सर। वापस में हाँ तुम सर, लोग फ्राइडे तो वाला डिसाइड सही कर लो, है, मुझे बता दो। सैटरडे संडे एक दिन टाइम मिल ब्रेक जाएगा। रहने दो सर, एक दिन नहीं, मैं ब्रेक। सैटरडे संडे का टाइम तो तुमको दे ही रहा हूँ, जिसका अगर पेंडिंग है, बचा हुआ नहीं हो पा रहा है, वो सैटरडे संडे में तो कंप्लीट करेंगे। ये तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन डेली वाला अपन करते हैं, जिससे अगर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, उसको अपन सैटरडे संडे टाइम दे देंगे। ठीक है, हो गया। कितना है आंसर? v की वैल्यू कितना आ रहा है? 79.8 meters per second आ रही सर। यस सर, 79.84 Yes, sir, मीटर पर सेकंड। 79.8. 79.8, so this is Yes. 79.8 meter per second. मेरा 80.4 आ रहा है सर, पता नहीं कैसे। 80.4 आ रहा है, देखो चेक करो, मेरे ख्याल से 70, लेट मी सी द आंसर। 79.8 इज ओके। 79.8। 84 एक डाटा है यहाँ पर, दिस इज 79.84 मीटर पर सेकंड, दिस इज द आंसर। बाकी लोग चेक करो उसको। हो गया सबका? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। बस Okay, so the next one.
the position and momentum of the position and momentum of 1 kilo electron volt. Electrons are simultaneously measured. Electrons are simultaneously measured. So the position and momentum of 1 kilo electron volt electrons are simultaneously measured if its position is located to within 1 angstrom. Find the percentage of uncertainty in its momentum. So the position and momentum of 1 kilo electron volt electrons are simultaneously measured. Obviously simultaneously measure किया गया है तो accurate तो होगा नहीं, उसमें uncertainties रहेंगी. So its position is located to within 1 angstrom, means uncertainty in the position is given. What you have to find? You have to find the percentage of uncertainty in its momentum. तो इसमें सबसे पहले तो तुम डेल्टा x और डेल्टा px it is greater than or equal to h cross by 2, where h cross is equal to 1.05 into 10 power minus 34 joule second. इससे डेल्टा px कैलकुलेट कर सकते हो. ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम. लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज. अब परसेंटेज के लिए भाई तुम ये तो चेंज हो गया, आपको रियल वैल्यू भी चाहिए, तो एक p की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी दिया गया है. दिस वन इज द एनर्जी. So you also have to calculate P by using root of 2me. ये फार्मूला kinetic energy momentum के बीच के जो रिलेशन है, that P is equal to root of 2me. m is the mass of electron, E is that energy in 1 kilo electron volt में दिया गया है, आपको जूल में रख करके इसमें कैलकुलेट करनी है. So then P की वैल्यू यहाँ से आ गया, डेल्टा P यहाँ से आ गया. So percentage of uncertainty, it is equal to delta px by p multiplied by 100. ये यहाँ पे आंसर आएगा. तो पहला तुमको डेल्टा px कैलकुलेट करनी है, सेकंड तुमको p कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद डेल्टा p और p कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और टोटल परसेंटेज कितना आता है ये बताना है. तो एक एक कैलकुलेशन होने के बाद मुझे आंसर बताते जाना. सबसे पहले कैलकुलेट डेल्टा px. सर आ गया. सर फ्राइडे वाला फाइनल हो गया है. फ्राइडे वाला फाइनल हो गया. चलिए, Yes, नो sir. प्रॉब्लम. गुड.
तो एक जगह तुम्हारे क्लास में एक व्यक्ति को असाइन कर दो जो डेली अटेंडेंस मॉनिटर करे। आदित्य कर लेगा सर। आदित्य करेगा? तो डेली Yes, जो sir. फिजिक्स का क्लास कौन कौन अटेंड कर रहा है उसको रिकॉर्ड रखेगा, फिर पीडीएफ में डालने से पहले मुझे सेंड करते जाएंगे तो फिर मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। आदित्य स्क्रीनशॉट ले लिएगा सर। सर रोज स्क्रीनशॉट ले लेगा। स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। हाँ डन है ना। कितने लोग अटेंड किए हैं वो स्क्रीनशॉट मुझे डेली भेज देना, तो मैं फिर उसको पीडीएफ में डाल दिया करूँगा, है ना। इट्स फ्रॉम मंडे। ओके, तो इस फ्राइडे का तो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे भी इस सप्ताह का हम लोगों ने असाइनमेंट कर लिया है, मोर देन सफिशिएंट। यस सर, अब 1 ठीक वीक है। बाद से चालू होगा। हाँ, नेक्स्ट वीक अपन इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। साथ ही अभी तक जितना असाइनमेंट दिया गया है उस असाइनमेंट को आज तक का ये सैटरडे संडे तक पूरा कंप्लीट रखो भाई, है ना। ओके कोई सर। गैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें तुम्हारा सेशनल कैलकुलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर सही ईमानदारी से अगर करते हैं तो तुम्हारा नोट्स साथ साथ तैयार हो जाएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। सर उसमें 2-3 दिन का टाइम देना सर, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्वियसली वो तो तुमको फ्राइडे, मतलब मैं थर्सडे का क्लास होने के बाद असाइनमेंट उसी दिन पोस्ट करूंगा थर्सडे को, है ना। और तुम्हारे पास फिर फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन का टाइम रहेगा। हाँ सर, बहुत है, इनफ। है ना। यस सर। लेकिन सर कितने क्वेश्चंस रहेंगे? अब वो डिपेंड करेगा भाई तो कितना टॉपिक कवर हुआ है, मे बी इन बिटवीन 5 to 10। हाँ सर, ठीक है। सर 10 से ज्यादा मत देना बस। ना, नेवर नेवर, नॉट पॉसिबल। पर डे 4 लेक्चर अगर होता है तो पर डे 2% के हिसाब से मान के चलिए 8 से 10 ही हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। सर आ गए आंसर। हाँ, डेल्टा पी की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। सर 5.25 into 10 to the minus 20 5.2 मीटर पर सेकेंड। ये कितना 5.25 5.25 into 10 पावर minus 20 -20 यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। ये सभी कितना आ रहा है? वेरीफाई, चेक करो इसको। सर मेरा -25 आ रहा है। -25 आ रहा है। Sir, 3.28 into 10 to the power minus 20. h क्रॉस इज इक्वल टू 1.05 into t, ये 34 लिया हो। डेल्टा x की वैल्यू कितना दिया? 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो 1 एंगस्ट्रॉम को तुम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना। सो दिस इज 10⁻10। सर आज का अटेंडेंस तो हो गया ना? आज का अटेंडेंस तो हो गया, मैंने मेरी लिस्ट में आ गया। या फिर आज का अटेंडेंस भी स्क्रीनशॉट लेके दे देना मेरे को। सर मैं भेज दूंगा आज का अटेंडेंस। ओके ओके ओके। सर तो -34 + 10 -24 हुआ और वो 0.525 आ ये रहा था। 25 के ऑर्डर में आएगा। तो 5.25 into 10 से -25, चेक करो इसको। वेरीफाई दिस। 25 है 25। 5.25 into 10 से -25, ओके। एंड देन px की वैल्यू कितना आ रहा है सेकंड में बताओ, ये फर्स्ट हो गया ना। हाँ, इसको कैलकुलेट करो आप। 1.7 into 10 to the minus 23। So 1.70 into 10 to the power minus 23. 1.70। Yes, sir. This is 1.7 ले लीजिए। ओके, 10 का माइनस भाई आदि अभी स्क्रीनशॉट अभी ले ले। 1.7 to 10 पावर ले लिया। 23. -23, यस सर। -23। अगेन यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। Per second. अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। डेल्टा px on p multiplied by 100। सर 3.28
3.088. So 3.08 Yes, sir. 3.088. परसेंटेज है ना, Yes, sir. परसेंट लिखना पड़ेगा 3.088%. हो गया, सबसे आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, सो लास्ट एंड लॉजिक क्वेश्चंस जो तुम्हारे लिए या तो तुमको बुक ढूंढनी पड़ेगी या तुमको गूगल करना होगा, है ना। अब इसको तुम असाइनमेंट क्वेश्चन समझो या फिर जनरल इंटरेस्ट के क्वेश्चन समझो। एक लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, नॉट लॉजिकल बट थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस। यू सर, मैं सी बुक बोर्ड निकाला मॉडल। था हाँ जी, सर, मैं बुक निकाला था, वो 1600 पेजेस की थी। अरे बाप रे, चल ठीक है। यूजिंग बोर्ड्स मॉडल फाइंड द using 1633 to be precise. मॉडल फाइंड द, कौन सा बुक था? फाइंड द बैलेंस ऑफ the electron in the ground state of hydrogen atom, in the ground state of hydrogen atom. बोर्ड्स मॉडल जो है वो क्लासिकल फिजिक्स में का कांसेप्ट देते हैं और इसमें ये कहा जाता है इफ दिस इज दैट हाइड्रोजन और center is, this is Z numbers of protons and neutrons here, one electron is moving around us and nucleus, just forget about nucleus, and one radius this r naught, first four orbit r naught, this is equivalent to r naught कितना होता है? The radius of first Bohr orbit of hydrogen, it is r naught, it is equivalent to 0.529 angstrom. ये ध्यान में रखनी है। वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हम लोग इसको ऐसा पार्टिकल लेकर के चलते हैं, और तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, बोर्ड्स मॉडल या केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। दिस इज बैलेंस्ड बाय टू फोर्सेस, वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेकंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दोनों को बैलेंस करके आर के वैल्यू, बी की वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करते हैं। एंड द सेकंड बोर मॉडल दिस mvr इट इज इक्वल टू nh/2 pi nh क्रॉस 1.5। एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन में तुम्हारे पास लैम्डा के लिए जो रिलेशन है, यू हैव टू कैलकुलेट लैम्डा इक्वल टू h/mv, ये दूसरा इक्वेशन है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट r यहां से पुट करना और लैम्डा निकालने की कोशिश करना। थोड़ा सोच के देखिए, है ना, क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा गूगल खंगा लो, बुक खंगा लो, बनता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इन डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये मैंने तुमको हिंट दे दिया है कि इसमें क्या क्या किया जाना है। यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा।
ओके, उसको पढ़ के देखना है ना, बना के देखना, सोच के देखना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा डिटेल करूंगा बस, और कुछ नहीं। So I should conclude. Yes sir. आज की क्लास में लोगों ने 3-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने की कोशिश किया। नेक्स्ट क्लास से फिर मैं वेव फंक्शंस को और थोड़ा डिटेल करते हुए इसको सॉल्यूशन करने के बाद वेव फंक्शन को और डिटेल करेंगे, उसके और प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के लिए तुमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि तुमको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से 1 से 2 बार पढ़नी है। सारी यूनिट्स को ध्यान में रखना, हर फिजिकल पैरामीटर्स के यूनिट्स को आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सा यूनिट में है, कौन सा सिस्टम पे है। उसके बाद फिर क्या चीज दिया गया है और क्या तुमको निकालना है, ये तुमको लिस्ट आउट करना है। जो दिया गया है उसको प्रॉपर एक साथ सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हुए लिखिए। क्या निकालना है उसके फार्मूला तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर फार्मूला नहीं है तो जो गिवन डाटा है उस गिवन डाटा के बेसिस पर उसके लिए फार्मूला निकालना है तुम्हें। जैसे हमने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, एनर्जी दिया गया था, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी वेवलेंथ को इक्वेट करते हुए, तो वो हमने डिराइव किया, छोटा सा 2 लाइन का डेरिवेशन किया। तो वैसे ही कई बार ऐसा होगा तुमको डायरेक्ट फार्मूला दिया जा सकता है, तो डायरेक्ट फार्मूला दिया गया तो वैल्यू पुट करके निकालिए। कहीं कहीं पर तुमको डायरेक्ट फार्मूला नहीं दिया जाएगा तो तुमको फार्मुलेट करना पड़ेगा, 2-4 लाइन का डेरिवेशन करना पड़ सकता है। तो जो गिवन पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स के बेसिस पर तुम्हारे पास फार्मूला होगा, उस फार्मूला को लेकर के एक न्यू फार्मूला ड्राइव करोगे और न्यू फार्मूला उनके लिए होगा जो तुम फाइंड करना चाहते हो। 6 यूनिट्स की वैल्यू साथ में रखिए और कोशिश करिए कि जो भी कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन को हर स्टेप में अगर जरूरत नहीं तो हर स्टेप में करने के बजाय लास्ट वाले स्टेप में करिए, क्योंकि अदरवाइज फिर वो कैलकुलेशन तुम करते करते वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे। बेहतर ये कि लास्ट में ला करके रखिए और रख कर फिर सारे चीज को कैंसिल करिए, तो ये इजी होता है। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू ऑल। सो मिलते हैं अब मंडे को, मेरे ख्याल से आई हैव सेकंड पीरियड, तो मंडे सेकंड पीरियड में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ, नए फिजिक्स के साथ हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। सर हाँ ऋषभ, कुछ कह रहे तुम?